नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1947 में आज़ादी के वक्त पाकिस्तान कई मामलों में भारत से आगे था। 60 से 80 के दशक तक उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास कई बार भारत से तेज रही। बेरोजगारी कम थी, प्रति व्यक्ति कमाई बेहतर थी और दुनिया का पैसा भी वहां ज़्यादा पहुंच रहा था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ? 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो दोनों देशों की शुरुआत बराबर नहीं थी। पाकिस्तान को आबादी और जमीन का छोटा हिस्सा मिला, लेकिन उसके पास पंजाब और सिंध की बेहद उपजाऊ जमीन थी। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बड़े कारखाने भारत में रह गए। ब्रिटिश सरकार में लगभग 921 बड़े कारखानों में से पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ करीब 34 आए। यानी पाकिस्तान के पास कच्चा माल था, लेकिन उससे बड़े पैमाने पर तैयार करने वाला इंडस्ट्रियल बेस यानी औद्योगिक ढांचा बहुत कमजोर था। बैंकिंग व्यवस्था की स्थिति भी मुश्किल थी। नया देश बना था, करोड़ों लोग थे, लेकिन बैंक और उनकी शाखाओं का नेटवर्क बेहद सीमित था। फिर आया बंटवारे का सबसे विवादित आर्थिक अध्याय, 55 करोड़ रुपए। यह रकम पाकिस्तान को मिलनी थी, लेकिन कश्मीर में युद्ध शुरू होने के बाद उसके भुगतान को लेकर भारत में गंभीर मतभेद पैदा हुए और यहाँ से भारत पाकिस्तान के रिश्तों की कहानी सिर्फ जमीन की नहीं रही। अब असली सवाल था, दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था किस देश में जाएगी। भारत ने आज़ादी के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 से 1952 में भारत ने अपना पहला आम चुनाव कराया। सबसे बड़ी बात थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पुरुष हो या महिला, सभी को वोट का अधिकार मिला। दूसरी तरफ पाकिस्तान में संविधान बनने में करीब 9 साल लग गए। 1956 में उसका पहला संविधान आया, लेकिन इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई। पाकिस्तान की एक बड़ी समस्या उसकी भौगोलिक और राजनीतिक संरचना भी थी। देश दो हिस्से में बंटा था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इनके बीच लगभग 1500 किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र था। 1951 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की आबादी में बंगाली लोगों की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा थी, लेकिन सत्ता और सेना में पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभाव ज्यादा था। यहीं से प्रतिद्वंद्वित्व, भाषा और संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ने लगा। 1958 में जनरल अयूब खान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, संविधान खत्म हुआ, राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हुई और पाकिस्तान ने पहली बार सीधी मिलिट्री रूल यानी सैन्य शासन का लंबा दौर देखा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सैन्य शासन इतना नुकसानदेह था तो पाकिस्तान शुरुआती दशकों में आर्थिक रूप से तेज कैसे बढ़ रहा था? इसका जवाब सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी नीतियों में नहीं था। दुनिया उस समय कोल्ड वार यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक शक्ति संघर्ष में फंसी हुई थी। अमेरिका को दक्षिण एशिया में एक रणनीतिक सहयोगी चाहिए था और पाकिस्तान इस भूमिका के लिए तैयार था। इसके बदले पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता मिली। जनरल अयूब खान के दौर में ब्रिटिश सहायता और निवेश ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गति दी। बाद में 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के दौरान पाकिस्तान फिर अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया। इस दौर में पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में विदेश सहायता मिली, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक हिस्सा घरेलू उत्पादन और संस्थागत मजबूती से आया, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी सहायता और रणनीतिक परिस्थितियों से भी जुड़ा था। भारत की कहानी कुछ अलग थी। भारत ने लंबे समय तक कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। आर्थिक विकास धीमा था, लेकिन संस्थाएं धीरे धीरे मजबूत होती रही। सिर्फ 1991 आया, भारत गंभीर आर्थिक संकट से विदेश मुद्रा भंडार बहुत कम रह गया था और देश को अपने सोने के भंडार का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इस संकट के बाद भारत ने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स यानी आर्थिक सुधार शुरू किया और यहीं से दोनों देशों की आर्थिक राहें तेजी से अलग होने लगी। भारत ने 1991 के बाद अपनी पहली अर्थव्यवस्था को ज्यादा खुला किया। लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक नियंत्रण में कमी, प्राइवेटाइजेशन यानी निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना, इन तीनों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। धीरे धीरे भारत में विदेशी निवेश बढ़ा, निजी कंपनियों का विस्तार हुआ और सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ा।
पाकिस्तान में दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य प्रभाव की समस्याएं बनी रही। अयूब खान के बाद यहाँ खान, फिर जिया उल हक और बाद में परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान ने कई सैन्य शासक देखे। इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान में कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ। वास्तव में कई दौर में पाकिस्तान ने अच्छी आर्थिक वृद्धि दर्ज की, लेकिन समस्या यह थी कि आर्थिक विकास को लंबे समय तक मजबूत लोकतंत्र संस्थाओं, स्थिर नीतियां और व्यापक औद्योगिक आधार में बदलना मुश्किल रहा। और इसके सबसे बड़े उदाहरण 1971 में सामने आया, जब पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी बहुमत थी, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां का संतुलन उनके पक्ष में नहीं था। भाषा का विवाद, आर्थिक असमानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समस्या लगातार बढ़ती गई। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बहुत मुश्किल किया, लेकिन सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ और फिर जो हुआ उसने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया। 1971 में पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश का एक स्वतंत्र देश बना। इसी पूरी कहानी से एक बात साफ होती है कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधन, विदेशी पैसा या तेज आर्थिक विकास किसी देश को लंबे समय तक मजबूत नहीं बनाते। मजबूत संस्थाएं, राजनीतिक स्थिरता, कानून का शासन और जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। अब आपकी नज़र में बताइए, भारत और पाकिस्तान के अलग अलग विकास की सबसे बड़ी वजह क्या रही? सेना के प्रमुख, आर्थिक नीतियां या लोकतांत्रिक संस्थाएं? कमेंट में सिर्फ एक ही कारण लिखिएगा। तब के लिए जय हिंद।